हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स और परमेबिलिटी ऑफ सॉइल चैप्टर को हम लोग देख रहे थे। इसमें लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट देख लिया था और इस वीडियो में हम लोग फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट से शुरुआत करेंगे। ओके, फॉलिंग हेड वेरिएबल परमेबिलिटी टेस्ट या फिर वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट, दोनों नाम से इसको हम लोग पुकार सकते हैं। तो देखिए, जो आपका वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट या फॉलिंग हेड वेरिएबल फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट जो है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो सेटअप है कांस्टेंट हेड वाला वही सेटअप है। अंतर कहाँ है, देखिए आप बहुत आसानी से पा सकते हैं कि अंतर कहाँ पर है ना। यहाँ कोई भी एक कांस्टेंट हेड देने की कोशिश नहीं की गई है। हाँ? आपको याद होगा कि यहाँ पर हम लोग एक ड्रम का व्यवस्था करते थे जिसमें लगातार पानी आते रहता था और एक कांस्टेंट हेड मेंटेन होता था यहाँ पर और पानी का फ्लो होता था कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट में। लेकिन वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। ठीक है, तो अंतर कहाँ है, तो अंतर यहाँ पर है। यहाँ पर कोई भी एक कांस्टेंट हेड की व्यवस्था नहीं की गई है। ठीक है, दूसरी बात, जो आपका वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट है, ये हम लोग किस तरह के सॉइल पे करेंगे। तो जो ऐसे सॉइल जिसकी परमेबिलिटी बहुत कम होती है ना, उसके लिए हम लोग यहाँ से पानी डालना शुरू नहीं कर सकते कि पानी यहाँ से डाल रहे हैं, पानी इसको पार करते हुए आएगा नीचे और नीचे से यहाँ से हम लोग पानी को कलेक्ट कर लें, है ना, और फिर इसको मेज़र करें। तो ऐसे सॉइल जिसकी परमेबिलिटी बहुत कम होती है, उस तरह के सॉइल के लिए ये हम लोग इतना समय वेट नहीं कर सकते, है ना। जो पानी आएगा भी वो बहुत कम आएगा, उसको मेज़र करना भी बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो इस तरह के सॉइल के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ट्यूब लेते हैं, जो ट्यूब यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, इस ट्यूब में वाटर का लेवल आपको दिख रहा है यहाँ। ठीक है, कुछ समय के बाद वाटर का लेवल यहाँ आ जाएगा। ओके, वाटर का लेवल चेंज होगा। अब ये जो चेंज हुआ ना, बस इसी चेंज को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना के कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकाल लेते हैं। कैसे, वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो क्या अंतर है कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट में और वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट में, ये आपने देख लिया। ठीक है, इसके इंस्ट्रूमेंट में क्या बदलाव किया गया वो आपने देख लिया। किस तरह के सॉइल के लिए हम लोग कांस्टेंट हेड या फिर वेरिएबल हेड टेस्ट ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, अगर परमेबिलिटी अच्छी खासी है तो हम लोग कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर परमेबिलिटी काफ़ी कम है सॉइल की तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ मैं डिटेल में इसको नहीं बता रहा हूँ, जो चीज़ें जैसा सेटअप होना था वो बिल्कुल कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट की तरह ही आपको सेटअप कर देना है। ठीक है, पोरस स्टोन्स जो होते हैं उसको यहाँ लगाते हैं, है ना, फिर इसको सैचुरेट करते हैं सॉइल को, ये सारा प्रोसीजर सेम है। जो अंतर है वो मैंने यहाँ बता दिया। ठीक है, चलिए अब आइए देखिए हम लोग इसमें के की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कैसे निकालते हैं। ओके, लेट अस कंसिडर एन इंस्टेंट। देखिए पानी का लेवल यहाँ था, वाटर का लेवल, और वाटर का लेवल फिर यहाँ आ गया। T1 टाइम पे कह लीजिए यहाँ था, T2 टाइम पे कह लीजिए यहाँ आ गया। ठीक है, ओके, अब हम बीच में कोई एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। लेट अस कंसिडर एन इंस्टेंट व्हेन द हेड इज h। ठीक है, अभी हेड h है, ये रहा। ओके, एक बीच में कोई इंस्टेंट है। फॉर इनफाइनाइटेसिमल टाइम dt द हेड फॉल्स बाय dt। ठीक है, तो किसी इंस्टेंट पे हेड h था और dt टाइम में जो हेड में फॉल हुआ ना वो dh हुआ। ये देखिए dh यहाँ आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक फॉल हो गया। ओके, हेड का फॉल कितना है, dh, कितने समय में, dt समय में। ओके, ठीक है, अब देखिए ए डी एच इज इक्वल टू माइनस क्यू टू, हमने ये लिख दिया। कैसे लिख दिया भाई, अगर मैं एल एच एस को देखूँ तो यहाँ भी आपको क्या दिखेगा, वॉल्यूम। ठीक है, ए इंटू डी एच जो डायमेंशन है वॉल्यूम की है, और राइट हैंड साइड पे भी आप देखेंगे तो जो डायमेंशन है वो किसकी है, वॉल्यूम की है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं, ए डी एच इज इक्वल टू क्यू इंटू डी टी।
एक नेगेटिव साइन यहाँ आपको दिख रहा है, तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा टी की वैल्यू बढ़ते चली जाएगी, वैसे वैसे जो हेड है वो नीचे की ओर आएगा, घटते चला जाएगा। ठीक है, इसी को बस दिखाने के लिए हमने यहाँ नेगेटिव साइन का यूज़ किया है। ओके, तो ए डी एच इक्वल टू माइनस क्यू डी टी। अब देखिए ए डी एच इज इक्वल टू क्यू किया, पढ़ा था ना डार्सी लॉ, क्यों किया, तो Q इज इक्वल टू के इंटू आई इंटू ए हमने लिख दिया है। ठीक है, अब हमने A और K को एक साथ लिखते हुए I की जगह क्या लिख दिया है, H/L, पढ़ा है हमने, होता है ना। ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I इज इक्वल टू H/L, तो बस हमने उसी को लिख दिया यहाँ। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या किया, A इंटू के इंटू डी टी डिवाइडेड बाई L, और ये वाला A को हम लोग इसके नीचे यहाँ लेकर आ गए। ठीक है, इज इक्वल टू डी एच को वहीं रहने दिया, ये वाले H को हम उधर ले गए तो डिवाइड हो गया, और ये माइनस साइन को हमने उधर लिख दिया। ठीक है, तो ये हमें मिला है ए के डी टी अपॉन ए एल इज इक्वल टू माइनस डी एच अपॉन एच। अब इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ, तो ए के ए एल डी टी का इंटीग्रेशन T1 से लेकर के T2 समय। ठीक है, और डी एच बाई एच, एच का इंटीग्रेशन कहाँ से, H1 से लेकर के H2 तक। ठीक है, H1 H2। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करिए तो क्या मिला, a इंटू के डिवाइडेड बाई स्मॉल a इंटू एल T2 माइनस T1, ओके, इज इक्वल टू डी एच बाई एच, इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो और नेगेटिव साइन को अगर ध्यान में रखेंगे तो यू विल गेट लॉग बेस ई H1 डिवाइडेड बाई H2। यहाँ से हम लोग k निकाल लेंगे, k इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए टी इंटू टी क्या है, तो t इज T2 माइनस T1 लॉग ई H1 अपॉन H2। ओके, t यहाँ लिखा है कि द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द हेड रिड्यूसेस फ्रॉम H1 से H2। ठीक है, H1 से H2 आने में जितना समय लगा है वही है t। ओके, सो जो फाइनल हमें मिला है इक्वेशन वो ये है। ओके, डन। ओके, चलिए, तो ये कांस्टेंट हेड में कैसे हम लोग, सॉरी वेरिएबल हेड में अगर टेस्ट हो रहा है तो कैसे हम लोग के की वैल्यू निकालेंगे, उस चीज़ को हमने देखा है। ओके, आइए अब हम लोग यहाँ पर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। द फॉलोइंग हेड परमिबिलिटी टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन ए soil sample of 4 centimeter diameter, okay, and 18 centimeter length. The head fell from 1 meter to 0.40 meter in 20 minutes. ठीक है, if the cross sectional area of the stand pipe was 1 centimeter square, determine coefficient of permeability। तो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है, सबसे पहली बात तो ये कि इसमें ये बता दिया गया कि हम लोग बात कर रहे हैं फॉलिंग हेड परमिबिलिटी टेस्ट की। ओके, तो जो भी चीज़ें यहाँ दी हुई है वो लिख लीजिए। जो क्वेश्चन है उसमें ये दिया गया है कि जो आपके पास सॉइल सैंपल है ना, जो सॉइल सैंपल है आपके पास उसका डायमीटर और उसका लेंथ आपको दे रखा है। ठीक है, तो आप लिख देंगे कि डी कितना दे रखा है भाई, 4 सेंटीमीटर, और जो लेंथ है वो भी दे रखा है कितना, 18 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है, द हेड फेल फ्रॉम 1 मीटर, तो H1 अगर हम 1 मीटर मान लें, ठीक है, H2 कितना, कहाँ से कहाँ फेल हुआ है, 0.40 मीटर पे। ठीक है, कितने समय में भैया, तो T जिसको आपने अभी T2 माइनस T1 के रूप में देखा है, ठीक है, दैट इज गिवन एज 20 मिनट्स। ओके, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो पाइप है ना A, वो दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस फिगर को अगर आप देखें एक बार, है ना, तो ये जो है ना पाइप यहाँ, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वही 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है,
जो लेंथ है यहाँ वो दे रखा है 18 सेंटीमीटर सॉइल सैंपल का लेंथ। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया नहीं दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या चीज़ें दे रखी हैं, समय जो हेड है डैट इज़ H1 से H2 आने में जो समय लगा है वो 20 मिनट लगा है, ठीक है। ये चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। और हमें बोला गया कि भैया ज़रा देख लीजिए कि कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी कितना होगा, K। जो K है वो हमें निकालना है, तो K इज इक्वल टू कितना होगा, अभी अभी हमने पढ़ा है, देख लीजिए कितना होगा। K इज इक्वल टू AL अपॉन AT। K इज इक्वल टू AL अपॉन AT, ओके, इंटू लॉग बेस E H1 अपॉन H2। यही तो है, इसका यूज़ करेंगे तो हमें मिल जाएगा K की वैल्यू, ठीक है। A कितना है भैया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू L की वैल्यू बताइए कितना है, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको बस मैं साइड में लिख रहा हूँ ताकि लास्ट में यूनिट भी मिल जाए, डिवाइडेड बाय A कितना होगा भाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, हमें तो डायमीटर पता है, तो डायमीटर से हम लोग निकाल सकते हैं ना, π/4 इंटू डी स्क्वायर, है ना, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है, इंटू लॉग H1 बताइए कितना है 1 मीटर, H2 कितना है 0.40 मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, ठीक है। यहाँ भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ टी छूट गया, इंटू टी, टी कितना दिया हुआ है 20 मिनट, है ना, मिनट को हमने वहाँ लिख दिया है, यहाँ हटा दीजिए, ठीक है, ओके। तो के की वैल्यू जो आएगी, अगर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं ये सेकंड में आ जाएगा, ठीक है, ये मिनट की जगह सेकंड में आ जाएगा क्योंकि मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो जब आप कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे और वैल्यू को निकालेंगे तो आप पाएंगे कि ये वैल्यू जो है वो आएगी 1.09 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, ओके। तो इस सिचुएशन में आपको बोला गया था के की वैल्यू निकालने के लिए, तो के का वैल्यू आपने निकाला है 1.09 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके, क्लियर है। चलिए एक टर्म है सीपेज वेलोसिटी। देखिए अभी तक जिस वेलोसिटी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, डैट इज़ डिस्चार्ज वेलोसिटी, कैपिटल वी से जिसको डिनोट कर रहे थे, दैट इज़ नॉट द एक्चुअल वेलोसिटी, है ना, थ्रू द इंटरस्टिसेस ऑफ द सॉइल। जो डिस्चार्ज वेलोसिटी के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे वो एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है, है ना। जो एक्चुअल वेलोसिटी है उसे हम लोग बोलते हैं सीपेज वेलोसिटी, और इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं VS से, ठीक है। क्या अंतर है भाई डिस्चार्ज वेलोसिटी कैपिटल V और सीपेज वेलोसिटी कैपिटल VS, दोनों में अंतर क्या है, तो इसको इस डायग्राम से ज़रा समझ लीजिए। इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो जो सॉइल है आपका, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A दे रखा है, ठीक है, उसमें से जो वेलोसिटी है वो V दे रखी है। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ वॉइड्स की बात करें तो वॉइड्स का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो AV दे रखा है, ठीक है, और वॉइड्स के थ्रू जो वेलोसिटी है वो VS दिया हुआ है, ठीक है। इस फिगर से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो लेकिन डिस्चार्ज Q तो VA भी है और ऑल्सो इट इज़ इक्वल टू VS इंटू AB, ठीक है, ये तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो VA का मतलब क्या है, वेलोसिटी जो डिस्चार्ज वेलोसिटी है वो, और क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका, पूरे के पूरे सॉइल का। और VS का मतलब क्या है, सीपेज वेलोसिटी, और AB का मतलब क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वॉइड्स का, ठीक है। तो इस इक्वेशन तक हम लोग पहुंच गए, हाँ। तो अब सीपेज वेलोसिटी VS इज इक्वल टू V इंटू A डिवाइडेड बाई AB, ओके, नो प्रॉब्लम।
नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ऊपर भी L से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी L से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो एरिया इंटू लेंथ क्या बन जाता है, वॉल्यूम। वेलोसिटी भी v, वॉल्यूम भी v, इसलिए वॉल्यूम को वेलोसिटी से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने v को लिख करके काट दिया, ठीक है। तो वेलोसिटी इंटू v दैट इज टोटल वॉल्यूम, और नीचे क्या आ गया, ए बी इंटू एल दैट इज वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स। अब देखिए ये v तो यहाँ हमने लिख दिया, ये टर्म क्या है भाई, हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाई टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू n, है ना। तो यहाँ जो टर्म लिखा है उसके लिए क्या लिख सकते हैं, 1/n, ठीक है। तो जो vs है सीपेज वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइडेड बाई n। n क्या है, n है पोरोसिटी, ठीक है, ओके। चलिए अब सीपेज वेलोसिटी को हमने लिख दिया, v की जगह क्या लिख सकते हैं, पढ़ा है आपने, v इक्वल टू k इंटू आई, तो हमने लिख दिया k इंटू आई डिवाइडेड बाई n दैट इज पोरोसिटी, और k बाई n इसको हमने कह दिया kp बोले तो कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन, सो सीपेज वेलोसिटी इज ऑल्सो इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन इंटू आई, ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, क्लियर है। अब बताइए vs और v में कौन बड़ा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है सीपेज वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू 0 से 1 के बीच है ना। और अगर मानिए कि ये 0.5 है और v अगर मैं 10 लूँ तो vs कितना आएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है, इसलिए vs ऑलवेज ग्रेटर देन v, ओके। तो ये एक टर्म था सीपेज वेलोसिटी, जिसके बारे में आप लोगों ने अभी अभी जाना, ओके। Now we will study permeability of stratified soil deposits. सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि यह टर्म स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट का क्या मतलब है। तो देखिए सॉइल के अलग अलग लेयर्स हैं, ठीक है, और उन अलग अलग लेयर्स के जो परमिएबिलिटी है वो भी अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरह के सॉइल को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सॉइल, ओके। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है कि सॉइल का एक लेयर यहाँ है, ठीक है, और सॉइल का दूसरा लेयर यहाँ है, ठीक है, और ये जो पहला लेयर है उस सॉइल का कोई कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी K1 है, और जो दूसरा लेयर है उस सॉइल का कोई कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी K2 है, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि ये पूरे के पूरे सॉइल का एवरेज K कितना होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी K कितनी होगी, ये पूरे के पूरे सॉइल, ठीक है, ये हमें निकालना है। इसमें भी दो केसेस हैं। पहला केस जब वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, जब वाटर का फ्लो यहाँ से यहाँ हो रहा है, दैट इज प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन जो है उसके पैरेलल वाटर का फ्लो हो रहा है, उस समय एवरेज वैल्यू ऑफ K कितना होगा, ठीक है। दूसरा केस जो प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन है उसके नॉर्मल अगर वाटर का फ्लो हो, उस केस में K की वैल्यू कितनी होगी, क्लियर है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, स्ट्रैटिफाइड सॉइल का एवरेज वैल्यू ऑफ K दो केसेस में, केस 1 जब फ्लो ऑफ वाटर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन हो, और दूसरा केस जब फ्लो ऑफ वाटर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन हो, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड सॉइल क्या है, तो सॉइल के अलग अलग लेयर्स विथ अलग अलग K वैल्यू, ठीक है। चलिए तो यहाँ वही चीज़ लिखी गई है, स्ट्रैटिफाइड सॉइल डिपॉजिट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सॉइल लेयर्स हैविंग डिफरेंट परमिएबिलिटीज, ठीक है। इसका जो केस नंबर पहला है ए, फ्लो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, मतलब जो प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन है, ठीक है, ये ना एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, पांचवा लेयर, ये अनेक लेयर हो सकते हैं, इसी के पैरेलल वाटर का फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन। उस केस में एवरेज वैल्यू ऑफ K कितना होगा, यही हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, इस डायग्राम में आपको एक चीज़ ये दिख रहा होगा कि जो हेड डिफरेंस है,
वो कितना है, साफ साफ आप देख सकते हैं कि हेड डिफरेंस, वाटर का फ्लो हो रहा है हेड डिफरेंस के कारण हो रहा है, ठीक है। यहाँ कोई एक वैल्यू है, यहाँ कोई एक वैल्यू हेड की, लेकिन जो हेड डिफरेंस है वो h है, ठीक है, स्मॉल h हेड डिफरेंस, जिसके कारण वाटर का फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब जो डिस्चार्ज यहाँ दिया गया है ना, वो मैं कह रहा हूँ कि Q है, डिस्चार्ज यहाँ से शुरू हुआ Q, ओके। अब ये जो डिस्चार्ज है Q यहाँ से बाहर भी आया, ये बट गया दो भाग में, Q1 और Q2 में, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ओके। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, वी कैन राइट इट, ओके। तो दो चीज़ें हमें पता चला, पहला I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, ये छूट गया था, हाँ। I1 कितना होगा भाई, तो I1 आपको पता है कितना, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू H अपॉन L हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो I1 मुझे बताइए फर्स्ट लेयर का कितना होगा, I1 H अपॉन L ही होगा ना, हेड डिफरेंस यही ना है और L ये है, ठीक है। सेकेंड केस में मुझे बताइए I2 कितना होगा, तो आप देखोगे कि I2 भी H अपॉन L ही होगा, मतलब I1 इज इक्वल टू I2 एंड उसको मैंने मान लिया I के बराबर, ठीक है। तो एक चीज़ हमने ये जाना, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, और दूसरा हमने जाना कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ये दोनों चीज़ हमने समझ लिया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, Q के जगह क्या मैं K इंटू I इंटू A डार्सिस लॉ का इस्तेमाल करते हुए लिख सकता हूँ, Q इज इक्वल टू K I, ये पढ़ा है हमने। यहाँ K में हमने सबस्क्रिप्ट H लगाया है, क्यों, क्योंकि जो फ्लो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है, इसलिए हमने H लगाया है। तो KH इंटू I इंटू A, ठीक है। अब देखिए एरिया जो A है वो यहाँ आप देखिए, ये एरिया क्या होगा H, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरा H इंटू, अगर आप अंदर की ओर जाओगे, इसमें अंदर की ओर जाओगे तो आपको दिखेगा विथ B, ठीक है, लेकिन इस विथ B को हमने मान लिया है यूनिटी 1, ठीक है। तो KH इंटू I इंटू A की जगह मैं क्या लिखूँगा, H इंटू 1, ठीक है। वही चीज़ यहाँ आपको दिख रहा है, KH इंटू I इंटू H एज विथ हिज यूनिटी, ठीक है। अब इस इक्वेशन का आप इस्तेमाल करिए और यहाँ हम KH इंटू I इंटू H के जगह आप क्या लिख सकते हैं, H1 प्लस H2 लिख सकते हैं, वही चीज़ बस यहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो KH इंटू I इंटू H1 प्लस H2, H के जगह हमने लिख दिया है, इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, Q1 के जगह क्या लिख सकते हैं, Q1 के जगह हमने लिखा KH1 I इंटू H1, Q1 इज इक्वल टू K इंटू I इंटू A, तो K के जगह हम लिख रहे हैं KH क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इंटू I इसका सेम है, ठीक है, I1 और I इज इक्वल टू I2 सब सेम है, ठीक है, इंटू H1, तो वही चीज़ हमने यहाँ लिख दिया है। और बिल्कुल इसी तरह हमने KH2 इंटू I इंटू H2 लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हमने बोला कि भैया KH कितना आएगा, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा है उस समय एवरेज परमिबिलिटी कितनी आएगी, तो वो वैल्यू आएगी इतनी, KH इंटू 1 H1 प्लस KH2 H2 डिवाइडेड बाई H1 प्लस H2, क्यों भाई, तो ये जो I है ना ये तीनों में कट गया, ठीक है। अगर 2 लेयर है तो ये हमें मिला है एवरेज परमिबिलिटी, अगर अनेक लेयर होते 3 4 5 6 लेयर होते तब उस केस में हम लोग क्या करेंगे, KH इज इक्वल टू K1 H1 K2 H2 K3 H3 K4 H4, ठीक है, डिवाइडेड बाई H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4, ठीक है। ये हमें फाइनल फॉर्मूला मिला है, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर होगा। चलिए, तो अगर एक आपके पास स्ट्रैटिफाइड सॉइल दिया हुआ है जिसमें अलग अलग लेयर्स का K1 K2 K3 अलग अलग है, उस केस में एवरेज वैल्यू आपको निकालना है अगर फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। आप सिंपली क्या बोलोगे कि जो एवरेज K की वैल्यू आएगी वो आएगी K1 H1 प्लस K2 H2 प्लस K3 H3 प्लस K4 H1 प्लस 10 10 10 डिवाइडेड बाई H1 प्लस H2 प्लस H3 फ्ला फ्ला फ्ला, ठीक है। तो ये आपने सीख लिया, ओके। अब सेकेंड केस में आते हैं कि अगर फ्लो पैरेलल टू द प्लेन ना हो करके नॉर्मल टू द प्लेन हो रहा है, उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो देखिए फ्लो नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन अगर हो रहा है तब देखिए
यहाँ आपको कुछ लेयर्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से वाटर फ्लो होकर के यहाँ आ रहा है, यहाँ से वाटर फ्लो होके यहाँ आ रहा है, ठीक है, यहाँ से वाटर फ्लो होके यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो क्या हेड डिफरेंस था जिसके कारण वाटर फ्लो यहाँ से यहाँ आ गया? तो वो हेड डिफरेंस जो है वो H1 है, ठीक है। फिर वाटर यहाँ से फ्लो होते हुए यहाँ आ गया, ऊपर वाले लेयर से फ्लो होते हुए यहाँ आ गया। क्या कारण था भाई? कितना हेड डिफरेंस था कि वाटर यहाँ से फ्लो करते हुए यहाँ आ गया? तो वो हेड डिफरेंस हमने दिखाया है H2, ठीक है। और वाटर यहाँ से फ्लो करके यहाँ आ गया, तो दोनों को जोड़ने के बाद हमें जो मिलेगा वो हेड डिफरेंस हमने दिखाया है H, ठीक है। तो वाटर फ्लो हो रहा है, हेड डिफरेंस उसमें H1 दिख रहा है यहाँ से यहाँ के लिए, और यहाँ से यहाँ के लिए H2 हेड डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं सभी को एक साथ लूँ यहाँ से यहाँ, तो हेड डिफरेंस H दिख रहा है, ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए यहाँ जो Q अगर डिस्चार्ज है और Q बाहर आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इसके थ्रू भी डिस्चार्ज और इसके थ्रू भी डिस्चार्ज सेम ही होगा। दैट मीन्स Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q2। पहली बात हमें ये समझ लेना है, ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि कंसीडरिंग यूनिट एरिया परपेंडिकुलर फ्लो। देखिए हम लोग एक यूनिट एरिया की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। इस पर एक यूनिट एरिया हमने ले लिया है, ओके, और उसी यूनिट एरिया की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि Q इजकल टू Q1 इजकल टू Q2 के बदले हम लोग के, चूँकि फ्लो वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है इसलिए हम लोग सबस्क्रिप्ट V यूज़ कर रहे हैं। KB इंटू IV इंटू हमने चूँकि यूनिट एरिया लिया है इसलिए एरिया K इंटू I इंटू A की जगह हमने लिखा है 1 इज इक्वल टू KB1 फर्स्ट लेयर की अगर मैं बात करूँ इंटू IV1 फर्स्ट लेयर की बात करें इंटू इसके भी क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 इज इक्वल टू K2 अगर मैं सेकेंड लेयर की बात करूँ तो K2 IV2 इंटू यूनिट एरिया 1 लिया इसलिए 1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब चूँकि इसको लिख सकते हैं तो IV1 इज इक्वल टू KB अपॉन KB1 इंटू IV लिख सकते हैं क्या? ये देखें IV1 इज इक्वल टू KB इंटू IV, ये नीचे आ जाएगा KB1, ठीक है, उसको हमने यहाँ लिख दिया, बोला ओके। चलिए इसी तरह IV2 भी तो निकाल सकते हैं ना, IV2 KB इंटू IV डिवाइडेड बाई ये नीचे आ जाएगा, वही चीज़ यहाँ आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने देखा उससे हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, इस निष्कर्ष तक पहुँच गए। दूसरी बात, ये H जो हेड डिफरेंस है दैट इज़ इक्वल टू H1 प्लस H2, पहले भी मैंने बताया, ठीक है, ये भी हमें नोन है, H इक्वल टू H1 प्लस H2, ठीक है। और H इक्वल टू क्या होता है हमें पता है कि जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I इक्वल टू क्या होता है H अपॉन L होता है, ठीक है। इस केस में L के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, H लिखेंगे, ठीक है, यही होता है। तो I इज इक्वल टू जब H अपॉन L होता है तो बताइए H क्या होगा, I इंटू L होगा, यही होगा ना, ठीक है। उसी का इस्तेमाल हमने किया है। H इज इक्वल टू IV इंटू H इज इक्वल टू IV1 इंटू H1 इज प्लस IV2 इंटू H2, ठीक है। इस फिगर में देखिए H इज इक्वल टू H1 प्लस H2 हेड डिफरेंस, तो हेड डिफरेंस इज इक्वल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इंटू जो भी डिस्टेंस वाटर ने ट्रैवल किया है, ठीक है। तो IV इसकी वैल्यू है, ठीक है, IV1 इसकी वैल्यू है और H1 ये है, तो IV1 इंटू H1 प्लस IV2 इंटू H2 इज इक्वल टू IV इंटू H, यही तो हमने किया यहाँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम लोग क्या लिख रहे हैं अब, IV इंटू H इज इक्वल टू IV1, यहाँ हमने IV1 निकाला था उसी IV1 को यहाँ पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, KB अपॉन KB1 इंटू IV, यही निकाला था, इंटू H1 का H1 उतार देंगे यहाँ, ठीक है। प्लस बिल्कुल उसी तरह IV2 हमने क्या निकाला था, ये निकाला था, उसको यहाँ पुट कर देंगे KB अपॉन KB2 इंटू IV इंटू H2 जिस तरह उस तरह पुट कर देंगे, ठीक है, ओके। यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। अब यहाँ हमने क्या किया, KB यहाँ कॉमन है तो KB को बाहर निकाला तो क्या मिला हमें, और इसके साथ साथ IV को हमने कट कर दिया, ठीक है। तो KB बाहर लिया तो क्या मिला, H1 डिवाइडेड बाई KB1 प्लस H2 डिवाइडेड बाई KB2, ठीक है, क्लियर है। इज इक्वल टू यहाँ जब IV कट गया तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ H बचा एंड H इज इक्वल टू H1 प्लस H2,
ठीक है। तो फाइनली जो Kv है वो क्या निकल कर आ गया, Kv इज इक्वल टू H1 प्लस H2 डिवाइडेड बाई, इस टर्म को हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो H1 प्लस H2 डिवाइडेड बाई H1 अपॉन Kv1 प्लस H2 अपॉन Kv2। तो ये फॉर्मूला हमें मिल जाता है वर्टिकल डायरेक्शन के लिए जब फ्लो हो रहा है वर्टिकल टू दी प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। और अगर सॉइल अगर हम लोग सिर्फ 1D केस को लेकर के यहाँ चलते हैं, अगर 2D और 3D केस हो उसके लिए K की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, ये सारा प्रोसेस करने के बाद फाइनली K इक्वल टू अंडर रूट KX इंटू KZ कर देंगे, ठीक है। ये 2D फ्लो के लिए है। और अगर 3D फ्लो रहे तो उसके लिए भी हमने जो यहाँ लिख रखा है उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है। दैट इज़ क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है। इस लेवल पे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न्यूमेरिकल हम लोग आगे देखते हैं, अगर जरूरत पड़ता है तो वहाँ पर मैं इस चीज़ को और डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। तो इस तरह हमने ये देख लिया है कि अगर स्ट्रैटिफाइड सॉइल है तो उस केस में हम लोग KH और KV कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्लियर है। ये चीज़ें और क्लियर होंगी अगर मैं एक न्यूमेरिकल यहाँ आपको बता दूँ। लेकिन न्यूमेरिकल बताने से पहले एक चीज़ जो बहुत ध्यान देने की बात है वो ये है कि जो एवरेज परमिबिलिटी है, एवरेज परमिएबिलिटी पैरेलल टू द प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। अगर आप पैरेलल टू द प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन का केस ले रहे हैं, ठीक है, उस समय जो KH की वैल्यू आती है एवरेज परमिबिलिटी, वो डिपेंड करता है ऑन दी परमिबिलिटी ऑफ द मोस्ट परमिएबल लेयर, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो, KH किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, परमिबिलिटी ऑफ मोस्ट परमिएबल लेयर, ठीक है। एंड इट्स वैल्यू इज क्लोज टू परमिबिलिटी ऑफ दैट लेयर। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल वाला केस लें, एवरेज परमिबिलिटी नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, अगर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, एवरेज परमिबिलिटी इज क्लोज टू दैट फॉर मोस्ट इम्परमिएबल लेयर। समझ रहे इस बात को। अगर आप पैरेलल टू द प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन की बात करें तो उस केस में जो मोस्ट परमिएबल लेयर है ना, K1 K2 K3 है, उसमें किसी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी ना, तो जो मोस्ट परमिएबल लेयर है उसके नज़दीक होगा वैल्यू एवरेज के, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल की आप बात करें तो उस केस में जो मोस्ट इम्परमिएबल लेयर होगा उसके नज़दीक होगा वैल्यू Kv का, जो एवरेज के है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर कुछ एम्पिरिकल फार्मूला है। एलन हैजन इक्वेशन एक है जिसमें कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी और जो आपका D10 है, इफेक्टिव साइज जिसको बोलते हैं, ठीक है। D10 का क्या मतलब है, पार्टिकल साइज सच दैट 10% ऑफ द पार्टिकल इज स्मॉलर देन दैट साइज, ठीक है। तो K की वैल्यू भी आप D10 का यूज़ करके निकाल सकते हो, वही चीज़ यहाँ बताई गई है, ठीक है। और एक और टर्म है कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट परमिबिलिटी K0। ये तो K के इक्वल ही होता है, लेकिन उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं म्यू से, जो कि विस्कोसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और उसको डिवाइड कर देते हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर से। तो ये टर्म जो हो गया इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिबिलिटी, ठीक है। चलिए अब मैं एक न्यूमेरिकल बता दूंगा आपको, जिससे जो प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन जो है ये आपको और क्लियर हो जाएगा। डिटरमाइन द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, एवरेज कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी आपको निकालना है इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस दोनों में, दैट इज KH और KV दोनों निकालना है फॉर ए डिपॉजिट कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेयर्स ऑफ थिकनेस, ठीक है। एक डिपॉजिट है, ठीक है, जिसमें 3 लेयर्स हैं। पहला लेयर 5 मीटर का है, दूसरा लेयर 1 मीटर का है और तीसरा लेयर 2.5 मीटर का है, ठीक है। एंड हैविंग कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, जो कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी है वो 3 × 10⁻² mm/s है, ठीक है। कौन सा, फर्स्ट लेयर का। सेकेंड लेयर का 3 × 10⁻5 mm/s है, और थर्ड लेयर का 4 × 10⁻² mm/s है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तीनों लेयर का K1 K2 K3 दिया हुआ है। एज्यूम लेयर्स आर आइसोट्रोपिक। अब देखिए जो आपका लेयर्स है वो आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक का क्या मतलब है, अलग अलग डायरेक्शंस में सेम प्रॉपर्टी, ये तो मतलब होता है ना आइसोट्रोपिक का, ठीक है। तो मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ 3 वैल्यूज़, दैट इज़ K1 K2 K3, ठीक है। तो जब हम लोग KH1 KH2 KH3 की बात करेंगे तो हमें यही वैल्यू लेना है, और जब हम लोग KV1 KV2 KV3 की बात करेंगे तो भी हमें यही वैल्यू लेना है, ठीक है। हमारे जो केसेस हैं इस लेवल, जिस लेवल पर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं बीटेक लेवल, वहाँ ज़्यादातर सॉइल में हम लोग आइसोट्रोपिक लेयर को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है।
तो अलग अलग न्यूमेरिकल में आप यही देखोगे कि के वी और के एच 1 2 3 दोनों सेम होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है कि के एच के बारे में हम क्या जानते हैं। अगर के एच और के वी हमें निकालना है तो के एच के बारे में क्या जानते हैं, हमें पता है के एच कैसे निकलता है। के एच 1 H1 प्लस के एच 2 सॉरी के एच 2 H2 प्लस के एच 3 H3 डिवाइडेड बाई H1 प्लस H2 प्लस H3, यही तो हम जानते हैं ना के एच। ठीक है, इज इक्वल टू के एच 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 3 इंटू 10⁻⁻2 mm/s। ठीक है, इंटू अब मुझे ये बताइए H1 की वैल्यू कितनी दी हुई है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ H1, इट इज़ 5 मीटर। mm में दिया है तो हम लोग इसको mm में लिखते हैं। ठीक है, mm में ये भी कन्वर्ट कर दिया। प्लस K2 की वैल्यू बताइए कितनी दी हुई है। K2 की वैल्यू बताइए कितनी दी हुई है। K2 की वैल्यू दी हुई है 3 इंटू 10⁻⁵ mm/s इंटू H2 इज़ 1 मीटर, तो उसको 1 इंटू 10⁻³ कर दें तो 1000 mm हो गया। ठीक है, प्लस K3 की वैल्यू बताइए कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 4 इंटू 10⁻⁻2 mm/s। ठीक है, ओके, इंटू H3 की वैल्यू दी हुई 2.5 मीटर, तो 2.5 इंटू 10⁻³ कर देते हैं। ठीक है, बाई H1 प्लस H2 प्लस H3 बताइए 5 प्लस 1 प्लस 2.5 इंटू 10⁻³। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब इसको आप सॉल्व करिए तो बताइए कितना वैल्यू आएगा। सॉल्व करने के बाद कितना वैल्यू आएगा, ये आ रहा है आपका 0.15 प्लस 0.00003 प्लस 0.10 डिवाइडेड बाई 8.50 10⁻³ ऊपर नीचे कट कर देंगे। ठीक है, और फाइनली जो ये आंसर निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 0.0294 mm/s। ठीक है, तो ये आपका के एच आ गया है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ हमें के वी निकालना है। तो के वी के बारे में हमने क्या पढ़ रखा है, के वी के बारे में क्या पढ़ रखा है, H1 प्लस H2 प्लस H3 डिवाइडेड बाई क्या, H1 डिवाइडेड बाई KV1 प्लस H2 डिवाइडेड बाई KV2 प्लस H3 डिवाइडेड बाई KV3। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो फॉर्मूला आपने लिखा है, यहाँ KH1 लिखा है, KH2 लिखा है, KH3 लिखा है। यहाँ जो फॉर्मूला आपने लिखा है वहाँ KV1 लिखा है, KV2 लिखा है, KV3 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ जो वैल्यूज़ दी हुई है ना परमेबिलिटी की 1 2 3 वैल्यू, कौन सी वैल्यू है, KH वाली है कि KV वाली है। देखिए आपका जो सॉइल है वो आइसोट्रॉपिक है। ठीक है, इसलिए KH1 और KV1 दोनों सेम होगा, KH2 और KV2 और KH3 और KV3 भी सेम होगा। ठीक है, यहाँ ज़्यादा हमें सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, इज इक्वल टू H1 बताइए कितना है भाई, तो अभी हमने किया है 5 प्लस 1 प्लस 2.5 इंटू 10⁻³ सॉरी डिवाइडेड बाई H1 बाई KV1। H1 की वैल्यू बोलिए 5 इंटू 10⁻³ KV1 की वैल्यू बोलिए 3 इंटू 10⁻⁻2 प्लस 1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁻5। ये कहाँ से 3 इंटू 10⁻⁻5 लिख दिया, KV2 की वैल्यू दी हुई है यहाँ। ठीक है, यहाँ दे रखा है ना, प्लस
2.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁻², ये दे रखा है ना जी, mm/सेकेंड। चलिए, अगर इसको आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 8 as 2.5 इंटू 10⁻⁻4 mm/सेकेंड। ठीक है।